तो आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे नाम की, एक ऐसे बागी विचारक की जिन्होंने हमेशा ही सत्ता को चुनौती दी। नाम है राम मनोहर लोहिया। तो आखिर कौन थे ये राम मनोहर लोहिया? मतलब क्या बात थी इस इंसान में कि उन्होंने अपने वक्त की सबसे बड़ी बड़ी राजनीतिक ताकतों से भी लोहा ले लिया। चलिए जरा करीब से जानते हैं उनकी कहानी और उनकी सोच को। कहते हैं ना, किसी भी इंसान की सोच को समझना हो तो उसकी शुरुआत को समझना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लोहिया का शुरुआती जीवन कैसा था। उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई जिसने उनके इतने क्रांतिकारी विचारों की नींव डाली। देखिए, उनकी यात्रा कोई मामूली नहीं थी। 1910 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जैसे एक छोटे से शहर में पैदा हुए। फिर बॉम्बे और बनारस यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर पढ़ाई की। लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वो 1932 में बर्लिन पहुंच गए और वहां से डॉक्टरेट हासिल की। सोचिए, एक तरफ भारत की जमीन से जुड़े विचार और दूसरी तरफ यूरोप का खुलापन। इसी संगम ने उनकी सोच को वो धार दी जो सबसे अलग थी। तो पढ़ाई लिखाई ने उन्हें दुनिया देखने का एक नजरिया तो दिया, पर उनका दिल वो हमेशा हिंदुस्तान के लिए ही धड़कता था। अब चलिए बात करते हैं उनके पॉलिटिकल फिलॉसफी की और ये समझते हैं कि आखिर उनका समाजवाद बाकी समाजवाद से इतना अलग क्यों था। देखिए, समाजवाद या सोशलिज्म की सीधी सादी परिभाषा तो यही है कि जो भी प्रोडक्शन के साधन है, जैसे फैक्ट्री वगैरह, उन पर सबका हक हो, किसी एक का नहीं। पर लोहिया के लिए ये काफी नहीं था। उनका मानना था कि ये जो यूरोप से आई हुई सोच है ना, इसे जस का तस भारत में नहीं चला सकते। इसे अपनी मिट्टी के हिसाब से पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। और यही फर्क है। एक तरफ है विदेशी समाजवाद, जो एक डिब्बे की तरह है जिसे आप बस बाहर से मंगा सकते हैं। दूसरी तरफ है लोहिया का भारतीय समाजवाद, जो एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें भारत की जमीन में हैं। उन्होंने सिर्फ क्लास स्ट्रगल की बात नहीं की, बल्कि भारत की असली सच्चाइयों जैसे जाति और भाषा, इन जटिल मुद्दों को भी अपनी सोच में जगह दी। और हाँ, उनके विचार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने अपनी सोच को आज़ादी की लड़ाई में एक्शन में भी बदला। मतलब लोहिया सिर्फ सोचने वाले नहीं थे, वो करने वालों में से थे। 1934 में वो सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और सीधे सीधे ब्रिटिश राज को चुनौती दे दी। और देखते ही देखते वो आज़ादी के आंदोलन की एक बहुत बड़ी और बुलंद आवाज़ बन गए। खास तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पर उन्होंने अंग्रेज़ों की ज़बरदस्त आलोचना की। उनका साफ कहना था कि भारत की मानव शक्ति और संसाधनों का एक विदेशी युद्ध के लिए शोषण किया जा रहा है। वो इस शोषण के सख्त खिलाफ थे। और आज़ादी के लिए उनका कमिटमेंट कितना गहरा था, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा। 1939 में ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने पर जेल गए, फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बड़े नेता बने, जमीन के नीचे छिपकर मतलब अंडरग्राउंड होकर आंदोलन चलाते रहे, जिसकी वजह से उन्हें 1944 से 1946 तक फिर जेल में डाल दिया गया। उनकी पूरी जिंदगी ही आज़ादी के लिए एक अटूट समर्पण की मिसाल है। तो भारत आज़ाद हो गया, लेकिन लोहिया की लड़ाई अभी भी बाकी थी। अब दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि अपने ही देश की सरकार की नीतियां थीं। मतलब उनका रोल अब एक फ्रीडम फाइटर से बदलकर एक, कह सकते हैं, डेमोक्रेसी के वॉचडॉग का हो गया था। आज़ाद भारत में भी लोहिया चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नेहरू तक को चुनौती दी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकार जिस रास्ते पर देश को ले जा रही है, वो भारत के लिए ठीक नहीं है। और नेहरू जी के साथ उनके मतभेद काफी गहरे थे। जहां नेहरू बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने पर, एक तरह से वेस्टर्न मॉडल पर जोर दे रहे थे, वहीं लोहिया चाहते थे कि छोटे छोटे उद्योग और खेती किसानी पर ध्यान दिया जाए, इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए। ये भारत के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग विजन की सीधी टक्कर थी। ये सोच का टकराव इतना बढ़ गया कि अब साथ चलना मुमकिन नहीं था। तो आखिरकार 1952 में लोहिया ने कांग्रेस से अपना रास्ता अलग कर लिया और अपनी सोच को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक नई पार्टी बनाई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। पार्लियामेंट में तो लोहिया सचमुच एक शेर की तरह थे, एक ऐसे निडर सांसद जिन्होंने नेहरू हो या इंदिरा गांधी किसी की भी सरकार को नहीं बख्शा। पर उनकी असली और सबसे बड़ी लड़ाई संसद की दीवारों के बाहर थी, और वो थी जातिवाद के खिलाफ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलितों और समाज के सबसे पिछड़े, सबसे कमजोर तबकों के हक के लिए लगा दी। साल 1967 में उनका निधन हो गया। उनका जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी विरासत और एक बहुत बहुत जरूरी सवाल छोड़ गए। सोचिए, सिर्फ 57 साल की उम्र में वो चले गए,
लेकिन उनके विचार वो आज भी इंडियन पॉलिटिक्स में जिंदा हैं। जो सवाल उन्होंने तब उठाए थे वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। और आखिर में लोहिया हमारे लिए यही एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में जब सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है, तो क्या हमें अपनी हर मुश्किल का हल बाहर पश्चिम में ढूंढना चाहिए या फिर हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है? लोहिया की पूरी जिंदगी हमें यही याद दिलाती है कि शायद असली जवाब हमारी अपनी जमीन में, हमारे अपने लोगों के बीच और हमारे अपने खास अनुभवों में ही छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।